कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना सुनकर आंखों में आंसू आ गए हों या कोई पेंटिंग देखकर बस देखते ही रह गए हों? कला में ये जो हमें गहराई से छूने की ताकत है, ये आखिर आती कहाँ से है? कभी सोचा है एक उदास गीत सुनने में इतना अच्छा, इतना सुकून भरा क्यों लगता है? हम दुख भरी कहानियों की तरफ क्यों खिंचे चले जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कला हमारे अंदर इन भावनाओं को जगाती कैसे है? इन सारे सवालों का एक बहुत ही गहरा जवाब है, जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और ये जवाब भारतीय दर्शन की गहराइयों में छिपा है। और जवाब एक शब्द में है, रस। तो आखिर ये रस है क्या चीज? चलिए आज कला के इसी स्वाद को जरा चक्कर देखते हैं। देखिए, संस्कृत में रस शब्द का सीधा सा मतलब होता है जूस या किसी चीज का सार, जैसे किसी फल का रस। और जब हम कला की बात करते हैं तो ये किसी कलाकृति का भावनात्मक सार है, वो इमोशनल फ्लेवर जिसका मजा एक संवेदनशील इंसान लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी लजीज खाने का स्वाद लेते हैं। और मजे की बात पता है क्या है? इस भावनात्मक स्वाद को बनाने का एक पूरा नुस्खा है, एक पूरा फॉर्मूला। मतलब ये कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे बाकायदा तैयार किया जाता है। ये फॉर्मूला हमें मिलता है भरत मुनि के महान ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, जो लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था। उनका रस सूत्र कहता है कि रस का निर्माण विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के मिलने से होता है। तो चलिए इस प्राचीन रेसिपी के एक एक हिस्से को समझते हैं। इसको ना एक रेसिपी की तरह समझिए। पहला स्टेप विभाव, ये है सामग्री, यानी वो चीजें जो भावना जगाते हैं, जैसे कहानी के किरदार, उसका माहौल और हालात। फिर आते हैं अनुभाव, ये हैं प्रतिक्रियाएं, मतलब भावनाओं की शारीरिक अभिव्यक्ति, जैसे एक एक्टर की एक्टिंग या दर्शकों के आंसू। और आखिर में है व्यभिचारी भाव, इन्हें कह सकते हैं मसाले। ये वो छोटी छोटी पल भर की भावनाएं हैं जो मुख्य भावनाओं को और भी मजबूत और कह सकते हैं स्वादिष्ट बनाती हैं। तो इसी रेसिपी का इस्तेमाल करके भरत मुनि ने कला के 8 मुख्य स्वाद या रस बताएं। हर रस एक स्थायी भाव से जुड़ा है, जो हमारे अंदर पहले से मौजूद एक मुख्य मानवीय भावना है। कला का काम है उसी स्थायी भाव को जगाकर उसे रस में बदल देना, जैसे श्रृंगार यानी प्रेम का रस, हास्य यानी हंसी मजाक का रस, करुण यानी दया का भाव और रौद्र यानी क्रोध का। इसी तरह वीर रस वीरता को जगाता है और अद्भुत रस आश्चर्य को। ये सब कला के वो भावनात्मक रंग हैं जिनका हम अनुभव करते हैं। लेकिन बात सिर्फ एक तकनीकी रेसिपी पर खत्म नहीं होती। रस सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि कला कैसे हमारी निजी भावनाओं को एक सार्वभौमिक, एक यूनिवर्सल अनुभव में बदल देती है। चलिए देखते हैं कैसे। 10वीं सदी में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, अभिनव गुप्त। उन्होंने साधारणीकरण का एक कमाल का कॉन्सेप्ट दिया। ये वो प्रक्रिया है जिसमें कहानी के किसी किरदार का निजी दुख या सुख सिर्फ उसका नहीं रहता, बल्कि एक यूनिवर्सल अनुभव बन जाता है। इससे देखने वाला अपने मैं से ऊपर उठकर उस भावना में पूरी तरह से शामिल हो पाता है। अभिनव गुप्त के ही शब्दों में कहें तो रस का आनंद लेना असल में अपनी ही चेतना का स्वाद लेना है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है और हम सब एक साझा भावना का अनुभव करते हैं, बिना किसी निजी फायदे या नुकसान के। तो ये जो एक जादुई सा अनुभव है, ये होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में। योग दर्शन में मन की एक अवस्था की बात की जाती है जिसे एकाग्र कहते हैं। मतलब मन का एक बिंदु पर पूरी तरह टिक जाना, जहां कोई भटकाव ना हो। रस सिद्धांत कहता है कि रस का सच्चा अनुभव करने के लिए सराहने वाले को भी ठीक इसी तरह की मानसिक अवस्था में होना चाहिए, जहां वो कलाकृति में पूरी तरह से डूब जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि मन के बारे में ये जो प्राचीन समझ है, वो आज के आधुनिक विज्ञान से भी मेल खाती है। आप सोचिए, प्राचीन विचारकों ने एक तरह से हमारे दिमाग का नक्शा ही बना लिया था। उन्होंने बताया कि कला के प्रति हमारा मन 4 तरीके से प्रतिक्रिया करता है। विकास यानी मन का खिलना, जो हमें श्रृंगार और हास्य रस में महसूस होता है। विस्तार यानी मन का फैलना, जो वीर और अद्भुत रस के साथ होता है। शोभ यानी मन का व्याकुल होना, जो करुण और रौद्र रस से आता है। और विक्षेप यानी मन का पीछे हटना, जो विभत्स और भयानक रस से जुड़ा है। और वो जो साधारणीकरण का विचार था, जहां हम किसी और की भावना को महसूस करते हैं, ये ठीक वही है जिसे आज न्यूरोसाइंस सहानुभूति या एम्पैथी कहता है। ये हमारे दिमाग में मौजूद मिरर्ड न्यूरॉन्स की वजह से होता है।
ये सिद्धांत अपने समय से सदियों आगे था, है ना कमाल की बात। और वो जो एकाग्रता की अवस्था थी, आज के मनोवैज्ञानिक उसे फ्लो कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का, यहां तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता और हमें एक गहरा आनंद मिलता है। ये रस की अनुभूति का एक सटीक मनोवैज्ञानिक वर्णन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रस सिर्फ कला की कोई पुरानी थ्योरी नहीं है। ये एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि कला हमारे मन और हमारी चेतना पर आखिर काम करती कैसे है। ये भावनाओं को बनाने और उन्हें साझा करने का एक यूनिवर्सल नुस्खा है। तो अगली बार जब भी कोई फिल्म देखें, कोई संगीत सुने या कोई कविता पढ़ें तो